नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं स्वागत करता हूं हमारे उसी चैनल जिसका नाम है द भाटी क्लासेज। आपका प्रेम, आपका लगाव, आपका अपनापन कमेंट के माध्यम से मुझे प्राप्त हो रहा है और वही कमेंट मुझे और भी जोश उत्साह से अंदर से मुझे प्रफुल्लित कर रहे हैं। दोस्तों, आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं व्याकरण शास्त्र की और व्याकरण शास्त्र के अंदर सर्वप्रथम जो शीर्षक ले रहा हूं, जो प्रकरण ले रहा हूं, जिसका नाम है दोस्तों भाषा। हिंदी भाषा का उद्भव एवं विकास। मैं बात करूं दोस्तों, चाहे मैं 10वीं क्लास की बात करूं, चाहे मैं 12th क्लास की बात करूं, चाहे मैं फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड की बात करूं, यहां तक कि अगर मैं कॉलेज लेक्चरर जो एग्जाम है उसकी बात करूं, इन सभी के अंदर इस भाषा टॉपिक को सम्मिलित किया गया है। हर एग्जाम के अंदर 2 से 3 प्रश्न हर एग्जाम में आते हैं। तो आज मेरे द्वारा जो टॉपिक आज करवाया जाएगा, जो एक ही वीडियो में कंप्लीट नहीं होगा दोस्तों, जो हम 4 से 5 वीडियो के अंतर्गत लेते हुए इस टॉपिक को पूर्ण करेंगे। दोस्तों, मेरे द्वारा ये प्रयास किया जाएगा कि जितना भी भाषा से संबंधित जो प्रश्न पूछे गए हैं और एग्जाम में जो महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी है, उन सभी प्रश्नों को इस वीडियो के माध्यम से और आने वाली वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाऊं। दोस्तों, तो शुरुआत करते हैं हिंदी भाषा का उद्भव एवं विकास। दोस्तों, शुरुआत करने जा रहा हूं दोस्तों हिंदी भाषा का उद्भव एवं विकास। बिल्कुल जीरो लेवल से शुरुआत करूंगा दोस्तों। बिल्कुल हम बात कर रहे हैं दोस्तों, हमारा देश भारत, आर्यवर्त, इंडिया, हिंदुस्तान, अलग अलग नामों से जिस देश को जाना जाता है। मुख्य रूप से अगर मैं बात करूं दोस्तों, इस भारत देश के अंदर 2 परिवार, मैं इसे कहूं कि इसका एक क्षेत्र उत्तरी भारत और दूसरा है दक्षिण भारत। भक्ति द्रविड़ उपजी लाए रामानंद, भक्ति का जन्म दक्षिण भारत। मैं उसे उत्तर भारत और दक्षिण भारत की बात कर रहा हूं दोस्तों। एक कौन सा दोस्तों? उत्तर भारत, और दूसरा दोस्तों जिसका नाम ले रहा हूं मैं बेटा, दक्षिण भारत। दक्षिण भारत जो उत्तर भारत है दोस्तों, उस उत्तर भारत में एक भाषा परिवार रहता है, जिस परिवार से अलग अलग भाषाओं का जन्म हुआ है। उसी प्रकार द्रविड़ भारत के अंदर, दक्षिण भारत के अंदर एक परिवार रहता है, उस परिवार से अनेक भाषाओं का उद्गम हुआ है। मैं बात कर रहा हूं वो कौन सा परिवार है दोस्तों? जो उत्तर भारत के अंदर जो परिवार नाम लिया जाता है वो कौन सा है? तो हमें याद रखना है दोस्तों, भारोपीय परिवार। तो जो उत्तर भारत के अंदर भाषा परिवार है जिसका नाम है दोस्तों भारोपीय परिवार। जो दक्षिण भारत के अंदर जिस परिवार का नाम लिया जाता है वो है बेटा द्रविड़ परिवार। कौन सा परिवार? द्रविड़ परिवार, जिसका नाम द्रविड़ परिवार। अब मैं ये कह रहा हूं दोस्तों, जो उत्तर भारत में जिन भाषाओं का जन्म हुआ है वो कौन से परिवार से निकली है? वो है भारोपीय परिवार। दक्षिण भारत के अंदर जो परिवार है जिसका नाम है द्रविड़ परिवार, इससे अलग अलग भाषाओं का जन्म हुआ है। जैसे मैं बात करूं दोस्तों, हमारा ये क्षेत्र मैं कहूं ये हमारा दक्षिण भारत है दोस्तों। ये तटीय क्षेत्र कहलाते हैं। अलग अलग राज्य, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक, सारे ये दक्षिण भारत के अंतर्गत आते हैं। मैं बात करूं प्रथम की, तो हमारा एक राज्य है दोस्तों जिसका नाम है आंध्र प्रदेश। ये जो आंध्र प्रदेश है, इसके अंदर जो भाषा बोली जाती है दोस्तों, उस भाषा का नाम है तेलुगु भाषा। इस तेलुगु भाषा का जन्म कौन से परिवार से माना जाता है? तो आपका आंसर रहेगा द्रविड़ परिवार।
उसी प्रकार मैं बात करूं दोस्तों, इस दक्षिण भारत के अंदर एक राज्य है जिसका नाम है दोस्तों कर्नाटक। और आपको पता है दोस्तों कि कर्नाटक में कौन सी भाषा बोली जाती है, वो है कन्नड़ दोस्तों। इसी प्रकार हम बात करें केरल राज्य, जिसके अंदर हम मानते हैं कि जो मानसून सबसे पहले भारत में प्रवेश करता है, तो कौन से राज्य में प्रवेश करता है, वो केरल के अंदर दोस्तों। और केरल के अंदर जो भाषा बोली जाती है वो भाषा कौन सी है दोस्तों, मलयालम। अगर मैं इसी के अंतर्गत मैं बात करूं, केरल, कर्नाटक, अगर इसी के साथ एक और राज्य आपने नाम सुना होगा दोस्तों, तमिलनाडु। तो ये चार राज्य हैं, इन चारों राज्यों में तमिलनाडु में कौन सी भाषा बोली जाती है, वो आप सभी अवगत हैं, तमिल। अब मेरे कहने का अभिप्राय ये है बेटा, दक्षिण भारत में एक परिवार कौन सा, द्रविड़ परिवार। और द्रविड़ परिवार में कौन कौन सी भाषाएं उद्गम हुई है, तो आपका नाम रहेगा तेलुगु भाषा जो आंध्र प्रदेश में बोली जाती है, कन्नड़ जो कर्नाटक में बोली जाती है, मलयालम जो केरल में बोली जाती है, और तमिल जो तमिलनाडु में बोली जाती है। तो ये दक्षिण भारत का द्रविड़ परिवार जिसके बारे में हमने चर्चा की। हम आते हैं इधर की ओर। कौन सा क्षेत्र दोस्तों, भारत का उत्तरी भारत। और उत्तरी भारत में परिवार कौन सा दोस्तों, भारोपीय परिवार। आपको याद रखना है जितनी भी बेटा आर्य भाषाएं हैं, जितनी भी आर्य भाषाएं हैं, और उसके अंतर्गत हम बात करते हैं दोस्तों हिंदी। हिंदी जो भाषा का उद्गम हुआ है वो कौन से परिवार से है, भारोपीय परिवार। 12th क्लास के अंदर 2019-20 के एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया है दोस्तों, आगामी आने का चांस भी है। तो आगे अगर हम बात करें कॉलेज लेक्चर, उसमें भी कई बार प्रश्न आया गया है कि हिंदी भाषा का संबंध कौन से परिवार से माना जाता है। अलग अलग परिवारों के नाम देकर उसमें भारोपीय नाम भी दिया गया था। तो हमें याद रखना है कि उत्तर भारत में एक परिवार है, इसका नाम है भारोपीय परिवार। और भारोपीय परिवार में जो भाषाएं बोली जाती है, जिनमें आर्य भाषाएं, इसके अंदर बहुत सी भाषाओं के बारे में चर्चा करेंगे। और इसके अंदर कभी कौन सी भाषा है दोस्तों, हिंदी। जिस हिंदी की हम बात करें, जो हमारी राजभाषा भी है और जो हमारी राष्ट्रभाषा भी है दोस्तों, इसी के ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। हम बात करें आर्य भाषा। बता दूं दोस्तों आर्य भाषा के बारे में समय सीमा, इसके अंतर्गत कौन कौन सी भाषाओं को निरूपित किया गया है, ये बड़ा विभाग माना जाता है। लेकिन समझने के लिए हम इन आर्य भाषाओं को 3 कालों में बांटा जा सकता है। उनकी समय सीमा क्या है, इसके अंतर्गत आता कौन कौन सी भाषाएं, उन पे चर्चा करते हैं। यहां तक आप स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद हम चलते हैं आगे कि आर्य भाषाएं कब और कितने भागों में विभाजित की गई, उनकी समय सीमा क्या है। स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों। ठीक है दोस्तों, हम बात कर रहे हैं आर्य भाषाओं की दोस्तों, कि आर्य भाषा को कितने भागों में बांटा जा सकता है और कौन सी भाषा उसके अंतर्गत आती है दोस्तों। आर्य भाषा का वर्गीकरण दोस्तों, आर्य भाषा का वर्गीकरण या आर्य भाषा का वर्गीकरण जो पहले था उसे भूलने की कोशिश कीजिए, जो वर्तमान है उसमें खुश रहने की कोशिश कीजिए, और वर्तमान में खुश रहते हुए अपने भविष्य को सजोने का प्रयास कीजिए। बहुत अच्छा राइटर ने कहा है कि गुजरी हुई जिंदगी को तू याद ना कर, गुजरी हुई जिंदगी को तू याद ना कर, अरे नसीब में क्या लिखा है फरियाद ना कर, जो होगा वो होकर रहेगा, तू कल के फिक्र में आज की हंसी बर्बाद ना कर। वर्तमान में रहते हुए मुस्कुराते हुए हमें अध्ययन करना है और ज्ञान की प्राप्ति करने के बाद अपने भविष्य को सुधारना है दोस्तों। हम बात कर रहे हैं आर्य भाषा का वर्गीकरण। इसे दोस्तों मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है दोस्तों, 3 भागों में बांटा गया है। हम बात करते हैं कौन कौन से 3 भाग हैं। एक दोस्तों प्राचीन नाम से जाना जाता है, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल, और दूसरा है मध्य भारतीय आर्य भाषा काल, और तीसरा है दोस्तों आधुनिक जो वर्तमान चल रहा है आधुनिक भारतीय आर्य भाषा काल। तो हम बात कर रहे हैं प्रथम की दोस्तों, कौन सा, क्या नाम बताया मैंने दोस्तों हमें, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा। और 2 नंबर में अभी आपसे बात की दोस्तों, वह कौन सी है, मध्य भारतीय आर्य भाषा। कौन सी दोस्तों, मध्य भारतीय आर्य भाषा।
और जो तीसरी इसका वर्गीकरण किया जाता है आर्य भाषा का, वो अभी आपको मैंने बताया बेटा, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। कहने का मतलब है कि आर्य भाषा को 3 भागों में बांटा गया दोस्तों। एक प्राचीन, सबसे प्राचीन, एक उसका मध्य हिस्सा और एक आधुनिक, जिसे हम वर्तमान में हिंदी के नाम से जानते हैं। 3 विभागों में से बांट दिया गया दोस्तों। लेकिन समय सीमा कितनी है, किसी क्राइटेरिया को हम निश्चित नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी विद्वानों ने इसकी एक समय सीमा बताई है कि प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का जो काल, जो समय सीमा है, इसे दोस्तों 1500 ईसा पूर्व, कितना दोस्तों, 1500 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व तक माना जाता है। अर्थात जो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा है उसकी समय सीमा 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक का माना जाता है। हम बात करते हैं मध्य भारतीय, 500 ईसा पूर्व, तो यहीं से हम बात करेंगे 500 ईसा पूर्व से लेकर, यानी इसकी समाप्ति हुई तो उसकी शुरुआत हो गई, लेकिन इसका अंत कब हुआ, 1000 ईस्वी तक। 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक कौन सी भाषा का वर्गीकरण बेटा, मध्य भारतीय आर्य भाषा। और आधुनिक भारतीय भाषा का वर्गीकरण कब से माना जाता है दोस्तों, 1000 ईस्वी से अब तक जो चल रहा है वो आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का समय चल रहा है दोस्तों। हमने 4 बातें की है कि भारत के अंदर, उत्तरी भारत के अंदर भारोपीय परिवार और दक्षिण भारत में द्रविड़ परिवार रहता है, और उत्तरी भारत में जो भारोपीय परिवार है और द्रविड़ परिवार के अंदर हम अलग अलग भाषाओं का वर्गीकरण किया है। आंध्र प्रदेश में तेलुगु, कर्नाटक में कन्नड़ और केरल में मलयालम, तमिलनाडु में तमिल। फिर हमने बात की है इनका वर्गीकरण आर्य भाषाओं को कितने भागों में, 3 भागों में। फिर हमने बात किसकी की है दोस्तों, इसकी समय सीमा की। यहां तक कोई मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब और चलते हैं हम आगे दोस्तों। मैं बात करूं प्राचीन जो भारतीय आर्य भाषा है, इसके अंतर्गत बेटा 2 भाषाओं को लिया जाता है। जो प्रथम भाषा है, जो प्रथम भाषा है, साफ है, हाँ जी, प्राचीन आर्य भाषा है, इसके अंतर्गत बेटा 2 भाषाएं, एक तो है बेटा वैदिक संस्कृत, वैदिक संस्कृत, और दूसरी है दोस्तों लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत और दूसरी है कौन सी दोस्तों, लौकिक संस्कृत। अब हम बात करते हैं कि वैदिक संस्कृत कौन से और लौकिक संस्कृत कौन से। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, जितने भी वेदों का निरूपण किया गया, वेद लिखे गए हैं, जितने भी उपनिषद लिखे गए हैं, जितने भी ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए हैं, इन सभी के अंतर्गत जिस भाषा का प्रयोग किया गया है वो कौन सी भाषा है दोस्तों, वैदिक संस्कृत। ज्यादातर ये परिभाषा मिलती है कि वेदों में जिस संस्कृत का प्रयोग किया गया है उसे वैदिक संस्कृत के नाम से रखा जाता है, और सबसे प्राचीन जो संस्कृत है वह भी कौन सी है दोस्तों, वैदिक संस्कृत है। बात करता हूं दोस्तों लौकिक संस्कृत। आपके हमारे जो एक सबसे पुराना ग्रंथ माना जाता है वो है बेटा रामायण, महाभारत। जितने भी नाटक लिखे गए उसके बाद के, इन सभी के अंतर्गत जिस संस्कृत का प्रयोग किया गया है दोस्तों वो कौन सी हमारी लौकिक संस्कृत। आपको सबसे महत्वपूर्ण बात याद रखनी है कि वैदिक संस्कृत का इसका व्याकरणबद्ध नहीं किया गया था, लेकिन लौकिक संस्कृत का व्याकरणबद्ध कर दिया गया था। लेकिन किसके द्वारा किया गया था, आपको याद रखना है दोस्तों, पाणिनि। एक विद्वान थे जिनका नाम था पाणिनि, जिन्हें लौकिक संस्कृत को व्याकरणबद्ध किया था, जिनमें अलग अलग नियमों के अनुसार उसको व्याकरणबद्ध किया था। स्वर, व्यंजन, अवयव जितने भी थे व्याकरण संबंधी नियम उसको निरूपित किया था। वो विद्वान कौन थे दोस्तों, पाणिनि। तो हमने बात कर ली दोस्तों प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, जिसे 2 भागों में बांटा गया, और 2 भागों में आपने देखा कि लौकिक संस्कृत और एक कौन सी थी दोस्तों, वैदिक संस्कृत। वैदिक का किसमें प्रयोग किया गया और लौकिक का किसमें प्रयोग किया गया, हमने बात कर ली दोस्तों। अब मैं बात कर रहा हूं मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा। इसे दोस्तों 3 भागों में बांटा जाता है। एक तो है दोस्तों जिसका नाम है पाली भाषा, एक है दोस्तों जिसका नाम है प्राकृत भाषा, और तीसरा है दोस्तों जिसका नाम है अपभ्रंश भाषा।
आपको याद रखना है जो पाली भाषा है ना, इस पाली भाषा का प्रयोग कौन से धर्म ग्रंथों में किया गया है? आपको याद रखना है दोस्तों, जो बौद्ध धर्म के अंदर जितने भी ग्रंथ लिखे गए हैं वो सभी पाली भाषा में लिखे गए हैं। अशोक के जितने भी शिलालेख हैं उनमें जिस भाषा का प्रयोग किया गया है वो भी कौन सी भाषा है दोस्तों? वो भी पाली है। 2 नंबर में बात करता हूं बेटा प्राकृत की। आपके जैन धर्म सुना होगा, इस जैन धर्म का जितना भी साहित्य लिखा गया है वो कौन सी भाषा में लिखा गया है? वो है प्राकृत भाषा। और अंतिम भाषा कौन सी दोस्तों? अपभ्रंश, जिसे अपहट भी कहा जाता है, जिसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। ये अपभ्रंश है। इसी अपभ्रंश के किसी ने 3 भागों में बांटा है, किसी ने 27 भागों में बांटा है। और इसी अपभ्रंश के जो पश्चिमी कह सकते हैं उत्तरी अपभ्रंश से रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि हमारी जो हिंदी भाषा है उसका क्या हुआ है? उद्गम हुआ है। अगर मैं सीक्वेंस कहूं दोस्तों तो पहले वैदिक संस्कृत आई, उसके बाद लौकिक संस्कृत आई, उसके बाद दोस्तों पाली आई, इसके बाद कौन सी भाषा दोस्तों? प्राकृत आई, और प्राकृत के बाद अपभ्रंश आई, और अपभ्रंश के बाद में कौन आई बेटा? हिंदी, जो हमारी राजभाषा है। अगर इस प्रकार एक सीक्वेंस बनता है, और कई बार ये प्रश्न आया है कि सभी भाषाओं की जननी कौन सी भाषा को माना जाता है, तो आपका आंसर रहेगा संस्कृत। लेकिन वैदिक और लौकिक में कौन सी प्राचीन है? तभी आपको याद रखना है कि वैदिक संस्कृत है वो सबसे प्राचीन संस्कृत मानी जाती है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे दोस्तों कि अपभ्रंश के कितने विभाग किए गए हैं, कौन से अपभ्रंश से कौन सी हिंदी की उपभाषा बनी है, आदि की जानकारी हम नेक्स्ट वीडियो में प्राप्त करेंगे दोस्तों। आपके कमेंट जिस प्रकार आ रहे हैं मुझे और भी उत्साहवर्धन कर रहे हैं, और दोस्तों को जो जोड़ने का आप कार्य कर रहे हैं उसके लिए तहे दिल से मैं आपका शुक्रिया अदा देना चाहूंगा दोस्तों। लेकिन फिर भी कहूंगा जितना हो सके आप ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को जोड़ने का प्रयास करें, क्योंकि कम हो लेकिन दोस्तों में दम हो, फिर किसी का कोई गम हो, ऐसा हो नहीं सकता। इसलिए मैं हर बार कहता हूं कि इक्की दुक्की ता दोस्त हर कोई चुक्की फिरदाए, यक्का होना चाहिए यार पावे एक होवे, पर होना पक्का चाहिए। आपको अपनी दोस्ती निभानी है, आपको केवल ये काम दिया है कि अपने दोस्तों को इसमें जोड़ना है, बाकी मेरे द्वारा जो काम है वो भली भांति मैं करता रहूंगा दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी के आगे इस कड़ी को जोड़ते हुए, तब तक के लिए धन्यवाद।